गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कहना चाहूँगा कि अच्छा लगा ये देखकर कि कुछ बच्चे वीडियो एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं और वीडियो एक्सप्लेनेशन को समझ रहे हैं। फिर भी कुछ बच्चे अभी ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिंक ओपन करते हैं और उसे क्लोज़ करके रख देते हैं, वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं। तो ऐसे में आपको एक्सप्लेनेशन में बीच बीच में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कभी कभी एक्सप्लेन किए जाते हैं, वो नहीं समझ में आएंगे, इसलिए वीडियो एक्सप्लेनेशन पूरा देखा करिए। कल हमने हमारे एक्सप्लेनेशन में ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है ये पढ़ा था। साथ ही हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल में यानी किसी अणु में जो परमाणु होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं कि किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, किसकी कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है। देन हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम, जिसमें मैंने बताया था कुछ हमारे परमाणु, कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होती है, वो उसके अलावा कभी चेंज नहीं होती है। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे, आज बचे हुए पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपको याद दिला दूं, मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का एटम पाया जाता है, जिसे आप होमो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, सम अणु भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण अगर हम लिख दें H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है, तो इस तरह के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना रहता है? 0 रहता है। क्यों? क्योंकि ये किसी और एटम के साथ कंबाइंड नहीं हो रहे हैं। तो ये हमने कुछ रूल्स हमने पढ़े थे। आज का रूल है हमारा सल्फर शोज -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन सल्फाइड्स। सल्फर जब आप सल्फाइड फॉर्म में लिखेंगे, आपने पढ़े होंगे कुछ फॉर्मूले, जिसमें जैसे कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है, SO3 में हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है, और H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हर जगह बस छोटा सा चेंज होता है, DE होगा, कहीं TE होगा, कहीं ITE होगा। तो उनमें ही कह रहे हैं कि जब सल्फाइड होगा, सल्फाइड का एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, H2S, यह हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कह रहे हैं जब सल्फर सल्फाइड्स फॉर्म में होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। हैलोजन शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर इन हैलाइड। हैलोजन से हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार तत्व, ये चार एलिमेंट जो होते हैं, ये हैलोजन कहलाते हैं। और ये जब अपने हैलाइड फॉर्म में होते हैं, हैलाइड फॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे क्लोरीन है क्लोराइड फॉर्म में होगा, फ्लोरीन है फ्लोराइड फॉर्म में होगा, ब्रोमीन है ब्रोमाइड फॉर्म में होगा, आयोडीन आयोडाइड फॉर्म में। जब ये अपने हैलाइड रूप में होते हैं, हैलाइड फॉर्म में होते हैं, तो सारे हैलोजन्स की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 ली जाती है। नेक्स्ट, फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन फ्लोराइड फॉर्म में हो, फ्लोरेट फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, फ्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 रखी जाएगी। अब यहाँ पर आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर अगर हैलोजन्स कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं तो वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कौन सी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो अभी आपको जब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना बताया जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप उसकी हेल्प से किसी भी एक पर्टिकुलर एटम, किसी भी एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीख जाएंगे। अभी आपको सिर्फ वो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो फिक्स रहती है ऑक्सीकरण नंबर, जो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो नेक्स्ट है इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल होता है, आप यहीं पर H2S का एग्जाम्पल ले लें, तो कह रहे हैं इन अ मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम इज ऑलवेज 0। कोई भी मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कोई भी मॉलिक्यूल बनता है दो या दो से ज़्यादा प्रकार के जब एटम्स, यानी दो या दो से ज़्यादा टाइप के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक और मॉलिक्यूल का मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ, H2SO4। ये एक मॉलिक्यूल है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगी, लेकिन कह रहे हैं कि अगर उन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? हमेशा 0 आना चाहिए।
ये बात याद रखेंगे कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है, जो अणु होता है, उसमें उपयुक्त परमाणुओं की, उसमें यूज्ड एटम्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, उसका सम हमेशा 0 के इक्वल रखा जाएगा। और यही वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एक एटम की जिसकी परमाणु जिसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ पॉली एटॉमिक आयन और फ्री रेडिकल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। कह रहे हैं मॉलिक्यूल अगर होगा, जैसे H2SO4 एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के केस में जितने भी एटम होंगे, जितने भी परमाणु होंगे, उन सब की ऑक्सीकरण संख्या का जो सम होगा, योग होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का जो एडिशन होगा, वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन मॉलिक्यूल ना होकर के आपको कोई पॉली एटॉमिक आयन दे दिया जाए, जैसे हमने आपको दे दिया CH3COO-, तो ये आपका एसिटेट आयन होता है। CH3CO- होता है आपका एसिटेट आयन। अब ये पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है? पॉली एटॉमिक का मतलब होता है जिस आयन में एक से ज़्यादा, पॉली मतलब बहुत सारे, तो पॉली एटॉमिक, और एटॉमिक माने एटम, यानी कि ऐसे आयन्स जिनमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा परमाणु उपस्थित हो, उसे पॉली एटॉमिक आयन कहा जाता है। तो पॉली एटॉमिक आयन में कह रहे हैं कि जो अलग अलग परमाणु होंगे, जो अलग अलग एटम्स होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम, उनकी ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होगा, वो उन पर उपस्थित चार्ज, जो उन पर चार्ज प्रेजेंट है, उसके इक्वल होता है। जैसे H2SO4 में H की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी प्लस S की जो होगी प्लस O की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वो सब 0 के इक्वल होगी, उन तीनों का सम। और वहीं पर यहाँ CH3CO- का अगर हम एग्जांपल लें, तो CH3CO में आपके कौन कौन से एटम है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर अलग अलग जो भी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, उनका सम जो है वो इस पर प्रेजेंट चार्ज, तो इस पर चार्ज कितना प्रेजेंट है? -1। तो यहाँ पर अब जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो -1 के इक्वल होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर में बी अ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और इवन अ फ्रैक्शनल नंबर। किसी भी परमाणु, जो भी आपके परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, प्लस हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, और वो फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्न संख्या भी हो सकती है। प्लस और माइनस तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर धन आवेश आ जाएगा तो पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव में होगी। फ्रैक्शनल में कब होती है? तो फ्रैक्शनल में तब होती है, आपने जैसे कुछ आपके एटम्स, कुछ परमाणु पढ़े होंगे जिनमें वो एक से ज़्यादा टाइप के आयन बनाते हैं। जैसे आयरन के आपने 2 आयन पढ़े होंगे, एक आपने Fe2+ पढ़ा होगा, एक आपने Fe3+ पढ़ा होगा। तो जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसमें हो सकता है कि Fe2+ का आयन भी प्रेजेंट हो, उसमें Fe3+, दोनों तरह के आयन्स क्या हों, उस मॉलिक्यूल, उस अणु में उपस्थित हों। तो इसकी वजह से इनका जो रिजल्टेंट, जो नेट होगा, मतलब इन दोनों का जो औसत ऑक्सीकरण संख्या होगी, इनका जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो फ्रैक्शन में निकल करके आता है। यानी कि इस कंडीशन में जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो भिन्न होगी। ये टॉपिक आगे आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये पॉइंट याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या जो है किसी भी परमाणु की, किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और वो फ्रैक्शनल यानी कि भिन्न संख्या भी हो सकती है। देन लास्ट पॉइंट है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल्स जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं, जो डी ब्लॉक के आपके तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में, आयरन है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, निकल, बहुत सारे हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व, उन सभी को ट्रांजिशन मेटल यानी कि संक्रमण तत्व कहा जाता है। दूसरा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पी ब्लॉक के तत्व होंगे, पी ब्लॉक के तत्व जितने भी आपके नॉन मेटल है, जो अधातुएं हैं, जो आपका कार्बन से स्टार्ट होता है और आपकी जो नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, वहाँ तक ये ग्रुप चलता है। आपने देखा होगा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी जो फैमिली होती है पूरी पूरी, इनका जो परिवार होता है, वो सारे के सारे पी ब्लॉक तत्व कहे जाते हैं। तो जो हमारे पी ब्लॉक तत्व होते हैं, ये हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल माने कई प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं।
एक हो सकती है, 2 हो सकती है। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल आपने कल पढ़ा था कि ऑक्सीजन में 4 तरह की ऑक्सीडेशन नंबर आपने पढ़ी थी। वो -1 भी थी, वो -2 भी थी, वो +2 भी थी और -1/2 भी आपने पढ़ी। 4 तरह की ऑक्सीकरण संख्या। तो जितने भी आपके जो पी ब्लॉक तत्व होंगे और जो ट्रांजिशन मेटल है, जो संक्रमण तत्व हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या, इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो सकता है, यानी कि अलग अलग हो सकते हैं। एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ कि ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब क्या होता है सर, संक्रमण तत्व। तो आपको ये पता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो पहली 2 रो होती हैं पीरियोडिक टेबल में, वो होते हैं आपके मेटल, धातुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन देने की। वहीं पर जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो पी ब्लॉक तत्व होते हैं आपके, उनकी पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की। और जो डी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी होती है, जो डी ब्लॉक में आपके तत्व पाए जा रहे होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों के बीच की मानी जाती है। तो मिक्सचर होता है प्रॉपर्टीज़ का, एस और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ का। इसीलिए इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जो फिक्स थे ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है इसे। तो ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। एक परमाणु की जितनी ऑक्सीकरण संख्या, मतलब पर परमाणु, प्रति परमाणु जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या होती है, पर एटम जितनी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वही उस परमाणु की, उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। जैसे अगर आप केमिनोफोर में बात करें, केमिनोफोर आपका एक मॉलिक्यूल है, पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम होता है। इसमें मैग्नीज की Mn जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 7+7 यहाँ पर कही जाती है। कैसे पता चला कि ये 7+ है? तो देखिए पोटेशियम मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एल्कली मेटल होता है, ये क्षार धातु है, इसकी हमेशा +1 रहेगी। ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म में है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पर कितने 4 हैं, तो एक ऑक्सीजन परमाणु की -2 होती है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, -8। अब मान लीजिए आपको Mn की नहीं पता, मैग्नीज की नहीं पता है, तो आप मैग्नीज की कितनी मान लो, X मान लो। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके परमाणु होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल होता है, उनमें जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी परमाणु होंगे, उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। रख कर देख लीजिए, K की कितनी है, एक पोटेशियम है तो सिर्फ +1 यहाँ पर रखेंगे, +1 ब्रैकेट में रख लिया। और इसमें अब ऐड करने जा रहे हैं Mn की, तो Mn की तो पता नहीं है, तो उसको हमने कितना मान लिया, X मान लिया। एंड प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4 एटम है, और एक ऑक्सीजन की होती -2, तो टोटल की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू ब्रैकेट में लिख लिया हमने -2। और ये पोटेशियम, ये आपका मैग्नीज और ये आपकी ऑक्सीजन, इन तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। बॉड मास आपने पढ़ा होगा, छोटी सी कैलकुलेशन है, ये +1 है और ये -8 है। +1 और -8 कितना होता है, -7। और ये x है तो x में -7 जुड़ नहीं सकता है, तो आ जाएगा कितना, x -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आ गया, +7। x किसको माना था, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या, यानी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर को, जो हमें नहीं पता थी। तो इस तरह से मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +7। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +7। अब मैं यही सारे पॉइंट्स आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो कल हमने हमारे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, कुछ उनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स, कुछ एटम्स या एलिमेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, उनकी ऑक्सीकरण संख्या के नियम पढ़े थे। आज का हमारा सबसे पहला नियम है सल्फाइड्स को लेकर। तो जो सल्फाइड होते हैं उनमें जो सल्फ़र उपयोग होगा, यानी सल्फ़र जब भी सल्फाइड बनाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की कितनी होगी, -2। जैसे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2 हमेशा मानी जाएगी। यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी सल्फर जब सल्फाइड बनाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। नेक्स्ट है हैलाइडों में हैलोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जो आपके हैलोजन होते हैं, हैलोजन में आपके 4 हैलोजन आपको पढ़ने, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हैलोजन कहा जाता है।
और ये हैलोजन जब हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड का मतलब क्लोरीन क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमीन क्या बनाएगा, ब्रोमाइड बनाएगा, फ्लोरीन फ्लोराइड बनाएगा और आयोडीन आयोडाइड बनाएगा। तो आयोडाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, जब भी आपके जो ये हैलोजन है वो अपने आइड फॉर्म में, हैलाइड फॉर्म में होंगे, हैलाइड के रूप में होंगे, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 मानी जाएगी। फिर कह रहे हैं कि जैसे फ्लोरीन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है। भाई फ्लोरीन है, हमने कहा कि जब हैलोजन जो होते हैं वो अपने हैलाइड फॉर्म में हो, तो फ्लोरीन भी फ्लोराइड रूप में जब होगा तो -1 शो करेगा। हो सकता है फ्लोरीन फ्लोराइड रूप में ना होकर फ्लोरेट है, फ्लोराइट है, इस रूप में हो, तो उस कंडीशन में भी फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या -1 ही रहेगी। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कभी भी बदलती नहीं है। जबकि जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हो सकता है वो जब अलग रूप में पाए जाएं, हैलाइड रूप में ना हो, वो हैलेट रूप में हो, यानी कि क्लोरेट हो, क्लोराइड हो, उस कंडीशन में हो, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 ना होकर कुछ और हो सकती है। लेकिन फ्लोराइड की, फ्लोराइड हो, फ्लोरेट हो, फ्लोराइड हो, कुछ भी हो, हमेशा -1 रहेगी। नेक्स्ट है, किसी यौगिक में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग सदैव 0 होता है। ये मैंने उदाहरण से भी आपको समझाया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 ये एक क्या है, ये एक अणु है, ये एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। इसमें जो आपके परमाणु हैं कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो कह रहे हैं कि किसी एक यौगिक में जो परमाणु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग हमेशा 0 होता है। आपने हाइड्रोजन की पढ़ी है, ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, तो एक हाइड्रोजन की 1 तो 2 हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सल्फर की आपने पढ़ी है कि -2 होती है। ऑक्सीजन की आपने पढ़ी है कि एक परमाणु की, एक ऑक्सीजन परमाणु की -2 होती है। तो यहाँ 4 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। तो कह रहे हैं उस कंडीशन में आपके अलग अलग परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी उनका योग हमेशा किसके इक्वल होगा, उसका योग हमेशा 0 के बराबर, यानी 0 के बराबर होगा। कि जैसे आप क्या करें, आप हाइड्रोजन की लिख लें जो भी ऑक्सीकरण संख्या है, प्लस उसमें ऑक्सीजन की ऐड कर दें, और उसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जब जोड़ेंगे तो वो वहाँ पर इनका सम जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, कि किसी बहुपरमाणविक आयन, मैंने बहुपरमाणविक आयन का मतलब आपको बताया था कि ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के परमाणु उपस्थित हों उसे बहुपरमाणविक आयन कहा जाता है। या फिर आपके जो मूलक होते हैं, तो बहुपरमाणविक आयन या मूलक के जो परमाणु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उसके आवेश के बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा इन दोनों पॉइंट्स को। जब कोई साधारण यौगिक होगा, यानी कि वो अपनी आयनिक अवस्था में नहीं है, आयन फॉर्म में नहीं है, तो उस कंडीशन में जितने भी परमाणु होंगे उन सब की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होगा। लेकिन जब कोई भी यौगिक अपने आयनिक रूप में होगा, वो आयन बना रहा होगा, तो उस स्थिति में उसके जो परमाणु होंगे उन सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर नहीं होगा, बल्कि उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। उदाहरण देख लीजिए, एक आयन मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे सल्फेट आयन लिख देते हैं, SO4-। तो यहाँ पर सल्फेट आयन के ऊपर 2 ऋण आवेश हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन की अलग अलग जो परमाणु जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, जैसे सल्फर की आपने कुछ ऑक्सीकरण संख्या लिख दी, प्लस ऑक्सीजन की जो भी ऑक्सीकरण संख्या होगी आप वो लिखेंगे यहाँ पर। मैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिख रहा हूँ, मैं इनका निरूपण जो है, मैं इनका जो सिंबल होता है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। लेकिन समझना आपको ये है कि यहाँ पर सल्फर की हमने ऑक्सीकरण संख्या लिख दी, ऑक्सीजन की लिख दी, और इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो वैसे तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये आयन है तो इस पर जो आवेश प्रेजेंट है कितना है, 2 माइनस क्या है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग इस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा, जबकि साधारण यौगिक के केस में वो 0 के बराबर होगा। तो ये 2 पॉइंट बहुत हेल्पफुल हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण संख्या के मान, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके मान धनात्मक पूर्ण संख्या हो सकती है, मतलब कि वो धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक पूर्ण संख्या हो सकती है, वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं, तथा भिन्नात्मक भी हो सकते हैं। किसी यौगिक में तत्व की 2 ऑक्सीकरण संख्या होने पर उसकी औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था ना कि भिन्नात्मक कब हो सकती है, तो हो सकता है किसी यौगिक में कोई एक तत्व है, जैसे आयरन का ही केस बताया था मैंने,
जो आयरन होता है उसकी 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, एक होती है +2, एक होती है +3। इसी तरह से कॉपर की भी 2 होती है, +1 +2। तो कह रहे हैं कि हो सकता है किसी यौगिक में कोई एक तत्व है उसकी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में कौन सी मानी जाए। तो हम क्या निकालते हैं, उसकी औसत ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, और वो कैसी आती है, वो भिन्नात्मक प्राप्त होती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, सॉरी 6 और 7 पॉइंट को छोड़कर यहाँ पर 8 पॉइंट पे आते हैं कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं और जो पी ब्लॉक तत्व होते हैं, संक्रमण धातुएं और पी ब्लॉक तत्व मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा था, वहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो वहाँ से समझ लेंगे। तो संक्रमण धातुएं और जो पी ब्लॉक तत्व है उनमें जो उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो परिवर्तनशील होती है, मतलब कि वो एक ना होकर के वो कई हो सकती हैं। जैसे आपने आयरन की पढ़ी, आयरन जो है वो एक संक्रमण धातु है, तो आयरन की आपने 2 पढ़ी हुई है, +2 भी पढ़ी हुई है, +3 भी पढ़ी हुई है। इसी तरह से कॉपर भी एक संक्रमण धातु है, तो उसकी भी आपने +1 पढ़ी हुई है, +2 पढ़ी हुई है। तो जो संक्रमण धातुएं हैं और जो पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व में आप ऑक्सीजन का उदाहरण ले लीजिए। ऑक्सीजन की कल आपने 4 ऑक्सीकरण संख्याएं पढ़ी थी। जब वो ऑक्साइड रूप में होगा तो -2 होगी, जब वो सुपर ऑक्साइड के रूप में होगा तो +2 होगी, -1/2 आपने पढ़ी, पर ऑक्साइड के केस में -1 पढ़ी आपने, है ना। तो इस तरह से ऑक्सीजन की आपने 4 ऑक्सीकरण संख्याएं पढ़ी। तो जो पी ब्लॉक तत्व होते हैं और जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 से अधिक हो सकती है, जिसे हम कहते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या। फिर आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, होता क्या है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, भाई ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु है, 4 परमाणु है। अब हमें पता है कि एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की आप कितनी रखोगे, 4 ऑक्सीजन की आप रखोगे 4 × -2, दैट इज हो जाएगा -8। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -8 आप रखोगे, लेकिन केवल एक ऑक्सीजन परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ऑक्सीकरण संख्या प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन की मिल करके तो -8 होगी, लेकिन एक ऑक्सीजन परमाणु की कितनी होगी, -2। जैसे यहाँ पर मैग्नीज की बात करें कि MnO4, तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है यहाँ पर, Mn की 7+, तो प्लस की 7 है। अब मैग्नीज का केवल एक ही एटम यहाँ पर, एक ही परमाणु है, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और मैंने जब इंग्लिश में से एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आपको बताया है, नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। तो आज के लिए आपका एक्सप्लेनेशन इतना ही है। कल हम एक छोटा सा टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे जिसमें हम संयोजकताएं तथा ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर होता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है और संयोजकता क्या है, तो उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद जो है अपने अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोई अगर कन्फ्यूज़न है वो आपको तो आप पूछ लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।